नमस्कार बच्चों। 15 मार्च को आपका जो पेपर है उसके लिए हम कुछ बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सीबीएसई द्वारा जो आदर्श प्रश्न पत्र जारी किया गया है, मॉडल पेपर जारी किया गया है, इसको देखेंगे और इसके आधार पर जानेंगे कि प्रश्नों का उत्तर किस क्रम में देना है और किस तरीके से देना है। देखिए स्क्रीन पर आपको जो प्रश्न पत्र दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे सामान्य निर्देश के अंतर्गत बताया गया है कि प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं। खंड क, ख, ग, इन तीनों खंडों में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निर्देशों का पालन करना है, इसलिए निर्देश को ध्यान से पढ़ना है। तीनों खंडों में कुल मिलाकर 13 प्रश्न होंगे और सभी खंडों के प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी होगा। प्रयास ये किया जाना चाहिए कि आप प्रश्नों के उत्तर क्रम में लिखें, लेकिन आप इस चीज़ का ध्यान रखें, आप किसी भी क्रम में प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं बशर्ते प्रश्न संख्या और विकल्प संख्या यदि सही है तो परीक्षक उसका मूल्यांकन करेंगे और आपको अंक देंगे। तो हम प्रश्न पत्र के प्रारूप को समझने का प्रयास करते हैं। कुल 80 अंक का प्रश्न पत्र है ये। 80 अंक के प्रश्न पत्र में सबसे पहला जो प्रश्न आपको मिलेगा वो 10 अंक का मिलेगा, जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। अपठित गद्यांश कब पढ़ना है? देखिए आपको 10 बजे कॉपी मिल जाएगी परीक्षा में और 10:15 पर प्रश्न पत्र मिल जाएगा। तो 10:15 से 10:30 का जो टाइम होगा वो प्रश्न पत्र को पढ़ने का टाइम होगा। इस दौरान आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला तो ये गद्य का जो अपठित आएगा, इस गद्यांश को ठीक से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। और दूसरे नंबर पर एक पद्यांश आएगा, एक पद्य आएगा जो ये दिया हुआ है, तो इस पद्य को भी आप ठीक से पढ़ेंगे। दोनों गद्य और पद्य को आप जब ठीक से पढ़ लेंगे उसके बाद बाकी का प्रश्न पत्र पढ़िए। एक बार तो आपने इस गद्य और पद्य को पढ़ लिया, फिर आपने पूरा प्रश्न पत्र पढ़ा। इतने में 10:30 हो जाएंगे और आपसे परीक्षक द्वारा कहा जाएगा कि अब आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। जब आपको लिखना स्टार्ट करना है तब भी आपको कैसे पढ़ना है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए एक तो परीक्षा में मैं कई बार देखता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, लाइन छोड़ के लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? ताकि जांच करने वाले शिक्षक को ऐसा दिखे कि बच्चे ने बहुत लिखा है। तो आप इस गलतफहमी में न रहिए कि शिक्षक आपने कितना लिखा है इसको देखकर अंक देते हैं। शिक्षक जो है कैसा लिखा है इसको देखकर अंक देते हैं। अगर आप ज़्यादा सामग्री लिख देंगे, लाइन छोड़ के लिखेंगे, बड़ा बड़ा लिखेंगे, शब्दों के बीच में ज़्यादा गैप छोड़ेंगे तो आपको अंक नहीं मिलेंगे। इस प्रश्न पत्र को ही आप देखिए, इसमें क्या है, देखिए एक ये सीधी लाइन है और एक ये सीधी लाइन है। तो आपको कैसा लग रहा है? देखने में ये ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको यही करना है। आपको अपनी कॉपी में बाईं तरफ एक हंसिया खींचना, एक लाइन खींचनी है और दाईं तरफ लाइन नहीं खींचनी है। दाईं तरफ आप कॉपी का अंत तक का हिस्सा यूज कीजिए, अंत तक का हिस्सा यूज कीजिए। इधर आपने लाइन खींच दी, जो आप प्रश्न संख्या डालेंगे वो इधर डालेंगे, प्रश्न संख्या 1। इसके बाद प्रश्न संख्या 1 है तो उसका विकल्प यदि क है तो क, और क का भी उत्तर पहला है तो ये, और फिर आप उत्तर लिखेंगे। इस क्रम को आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या आपकी कहाँ होगी? इस हाशिए के, इस लाइन के बाईं तरफ, और इधर कोई लाइन नहीं होगी। कॉपी का पूरा प्रयोग करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लाइन छोड़ के न लिखें। कई बार शिक्षक इसलिए खींच जाते हैं जब उनको ये नहीं पता चलता है कि ये किस प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है, क्योंकि आप प्रश्न संख्या साफ नहीं लिखते हैं या लिखते नहीं हैं। तो आपको प्रश्न संख्या भी लिखनी है, उसके बाद आपको ये विकल्प भी लिखना है और फिर ये भी लिखना है। प्रश्न संख्या लिखना है, उसका भाग लिखना है, उसके बाद उसके विकल्प का नंबर भी लिखना है और फिर ये उत्तर भी देना है। 4 चीज़ें आप लिखेंगे तब एक सही तरीके से प्रश्न का दिया हुआ उत्तर माना जाएगा। तो ये आप समझ गए। इसके बाद क्या करेंगे, आप इस पैराग्राफ को अब दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा कैसे पढ़ेंगे? पहले आप प्रश्न पढ़ेंगे,
चूँकि आप एक बार पैराग्राफ पढ़ चुके हैं तो आपको एक आइडिया हो गया है कि इसमें कंटेंट क्या है, किसके बारे में बात की गई है। लेकिन अब आपको प्रश्न का उत्तर देना है, तो अब आप क्या करेंगे, इस प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न पढ़ने के बाद पैराग्राफ को दोबारा पढ़ेंगे। प्रश्न पढ़ने के बाद पैराग्राफ को जब आप पढ़ेंगे तब आपको प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक तरीके का तो ये प्रश्न आएगा। दूसरे तरीके का प्रश्न आएगा आपका कथन ए और कारण आर वाला। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए, कथन ए और कारण आर, ए जो होता है ये कथन होता है और ये कथन किस पर आधारित होता है, ये कारण पर आधारित होता है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को वैलिडेट कौन कर रहा है, इसका कारण कौन बन रहा है, स्टेटमेंट दिया क्यों जा रहा है, तो इस कारण के आधार पर दिया जा रहा है। अब कथन भी आप पढ़िए, कारण भी पढ़िए, समझिए, और समझने के बाद इसके जो उत्तर देने का तरीका है वो बड़ा यूनिक है। देखिए क्या है, कथन ए गलत है किंतु कारण आर सही है। पढ़ते समय यदि आपको लगता है कि कथन गलत है कारण सही है, तो उत्तर होगा आपका पहला। दोनों स्टेटमेंट पढ़ते समय आपको लगता है कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, तो उत्तर होगा 2। तीसरे विकल्प में क्या आपको मिलेगा कि स्टेटमेंट पढ़ते समय, कथन पढ़ते समय आपको लगता है कथन ए भी सही है और कारण आर जो है वो कथन ए की सही व्याख्या है। माने दोनों में संबंध बन पा रहा है, दोनों एक दूसरे को मैच कर रहे हैं, तब तो उत्तर होगा आपका विकल्प 3। और अगर कथन पढ़ते समय आपको लगता है कि कथन तो सही है पैराग्राफ में लिखे के हिसाब से, लेकिन कारण आर जो है वो कथन ए से सही से संबंधित नहीं है, उसकी सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, तब आपका उत्तर होगा विकल्प 4। परीक्षा में आप क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1 लिखेंगे, प्रश्न संख्या 1, फिर क, और क का आपको विकल्प मान लिया 4 सही लगता है तो लिखेंगे 4 और फिर ये पूरी लाइन लिखेंगे, तब आपका उत्तर देने का तरीका सही माना जाएगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल इसको लिख के छोड़ देते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, केवल इस ऑप्शन को लिख के छोड़ देते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, आपको दोनों ही लिखने हैं। तो इस तरीके से आप दूसरे तरीके का जो प्रश्न है, दूसरे टाइप का जो प्रश्न है जिसमें कथन और कारण की बात की जाती, उसको हल कर पाएंगे। फिर तीसरा प्रश्न कैसा होगा, तीसरा प्रश्न फिर ऐसा होगा जो आप पैराग्राफ से कंटेंट को पढ़ेंगे, सामग्री को पढ़ेंगे और उसके आधार पर इन 4 में से कोई एक विकल्प खोजेंगे। एक अंक का और प्रश्न आएगा जो कि आपको 1 से 1.5 लाइन में लिखना है। क्या होगा, पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होगा और इसको 1 से 1.5 लाइन से ज़्यादा नहीं लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 4-4, 5-5 लाइन उतार देते हैं, तो शिक्षक को लगेगा कि आपने नकल करके सीधा उतार दिया तो आपको अंक नहीं भी देगा। आपको वही पर्टिकुलर लाइन लिखनी है जो पैराग्राफ में इस उत्तर को सही से व्यक्त कर पा रही है। यहां तक के 4 प्रश्न क्या होंगे, 1-1 अंक के होंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अगला जो प्रश्न होगा वो 2 अंक का होगा और अगले 1 प्रश्न नहीं, अगले 3 प्रश्न जो है वो 2 अंक के होंगे। आदमी के और सारे गुण उसके हिम्मती होने से पैदा होते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए। आशय स्पष्ट करने का क्या मतलब है कि आपको सीधे पैराग्राफ से उत्तर को नहीं लिखना है, आपको पैराग्राफ से कंटेंट लेना है और उत्तर की व्याख्या स्वयं करनी है। जिंदगी की दोनों स्थितियों में कौन सी उचित है, कारण सहित लिखिए। यहां पर भी आपको क्या करना है, जरूरी नहीं कि पैराग्राफ में आपको पूरा का पूरा उत्तर मिल जाए, आपको पैराग्राफ से भी मिल सकता है और कारण सहित लिखना है तो आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है, लेखक द्वारा अकेले चलने वाले की तुलना सिंह से किए जाने का औचित्य सिद्ध कीजिए। मतलब लेखक ने ये जो कहा है, जो पैराग्राफ में आपको मिलेगा, ये उचित है या अनुचित है, ये आपको टोटली अपनी तरफ से लिखना है।
इसका उत्तर पूरा पूरा पैराग्राफ से नहीं लिखा जाना चाहिए। और अगर आप पूरा पूरा पैराग्राफ से लिख देते हैं तो शिक्षक आपको 2 अंक नहीं देंगे, क्योंकि औचित्य पूछा गया, क्योंकि आशय पूछा गया, तो इसमें आपका भी विचार पूछा गया है। आप भी उसको बताइए कि किस तरीके से ये ठीक है, उचित है या नहीं है। तो इस तरीके से आपका 10 अंक का पहला प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 2। अब आपने गद्यांश पढ़ा था, यहाँ पद्यांश है, पद्य है। पद्य गद्य की अपेक्षा थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप यदि समझ से पढ़कर उत्तर निकालने का प्रयास करेंगे तो आपके उत्तर अधिकांश सही होंगे। आपने पद्य को एक बार तो तब पढ़ा था जब आपको 10:15 बजे से 10:30 बजे का टाइम मिला था। दूसरी बार आप क्या करिए, आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के आधार पर इस पद्य से उत्तर खोजने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको उत्तर को सीधा पद्य सीधा सीधा नहीं लिखना है। आपको इसका अर्थ निकाल के जो भी आप समझ पा रहे हैं वो लिखना है, अथवा विकल्प दिया हुआ है तो वहाँ तो अपनी तरफ से कुछ लगाना नहीं। आप कोई प्रश्न पढ़िए और उसके हिसाब से जो भी आपको सही लगता हो विकल्प, उस विकल्प को लिख दीजिए। अब इसमें श्लथ का अर्थ पूछा गया है, तो निश्चित बात है कि पैराग्राफ में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, कविता में इसका उत्तर नहीं मिलेगा, तो आपको श्लथ का अर्थ स्वयं लिखना होगा, थका हुआ। कदम मिलाकर चलना होगा, कविता के केंद्रीय भाव को दर्शाने वाले कथन कौन से हैं? तो कदम मिलाकर चलना होगा, तो कदम मिलाकर चलना होगा, ये किस लाइन का अर्थ है? पहली लाइन का है, दूसरी का है, पहली और दूसरी का है, दूसरी तीसरी का है। जो भी आपको ऑप्शन ठीक लगता है वो ऑप्शन आप लिख दीजिए, ऑप्शन नंबर डालिए और सामने ये लिख दीजिए। फिर इसमें भी है 2 प्रश्न हैं, 2-2 अंक के। पहले वाले में 3 प्रश्न थे, इसमें 2 प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो प्रश्न पढ़िए और पद्य में से उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मैं फिर बता रहा हूँ, आपको पद्य की लाइनें एज इट इज़ नहीं उतारनी है, क्योंकि एज इट इज़ आप उतार देंगे तो परीक्षक समझेगा कि आपने अर्थ को नहीं समझा है, आपने सीधा वैसा वैसा लिख दिया है, तो आपको 2 अंक की जगह 1 अंक मिलेगा। और इसे आप अपने शब्दों में समझा के लिखेंगे तो आपको 2 में 2 अंक मिलेंगे। ऐसे ही ये दोनों प्रश्न हैं। इसके बाद क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से प्रश्न आएंगे। आप प्रश्न पढ़िए। 1 अंक का प्रश्न अगर है तो 1 से 1.5 लाइन का उत्तर बहुत है, 20 शब्द है, बहुत है। 2 लाइन का प्रश्न अगर है तो 3 से 4 लाइन बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपका समय फिर ज़्यादा लग जाएगा इसमें। मैक्सिमम 3 लाइन, 4 लाइन से ज़्यादा तो होना ही नहीं है, 3 लाइन में भी काम चल जाएगा आपका। अब ये प्रश्न आपको क्लास में पढ़ाए गए हैं, इनके उत्तर तो आप लिख पाएंगे अगर आपने तैयार किए हुए हैं। इसके बाद 3 अंक के प्रश्न हैं। 3 अंक के प्रश्न में आपकी 4 से 5 लाइन बहुत है, 5 लाइन से ज़्यादा उत्तर नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ ऐसे जैसे अच्छे फीचर लेखन की विशेषताएं, तो इसमें क्या है, पॉइंट भी बन जाएंगे, तो आप पॉइंट भी डाल सकते हैं, पॉइंट भी डाल सकते हैं। इसमें लाइनें थोड़ी बढ़ जाएंगी, कोई बात नहीं, बढ़ जाने दीजिए। 5वां जो प्रश्न मिलेगा वो प्रश्न होगा रचनात्मक लेख का। देखिए, अनुच्छेद लेखन और रचनात्मक लेखन में अंतर है। अनुच्छेद सीधा सपाट होता है, लेकिन रचनात्मक लेख में आप जितनी कल्पनाशीलता का प्रयोग कर सकते हैं, जितने सुंदर वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं, जितने सुंदर भावों का प्रयोग कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रचनात्मक लेख लिखना है, सुंदर ऐसे लिखना है जैसे हम कोई रचना कर रहे हों। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ, अब यहाँ पर आप कल्पना के द्वारा उस नदी के शीतल जल को छूने में जो आपको अनुभव हुआ उसको बढ़िया शब्दों में, बढ़िया कल्पनाओं के साथ लिखिए। मेरी जीभ के सामने अचानक शेर आ गया, लिखिए आपको कैसा कैसा महसूस हुआ। ध्यान रखिएगा, इधर लाइन खींची है, इधर आपने कुछ नहीं खींचा, लाइनें आपकी पूरी भरी होनी चाहिए बराबर, ताकि दिखने में भी सुंदर लगे। और एक बात और आपको ध्यान रखनी है, क्या कि इस प्रश्न का उत्तर हमेशा नए पेज से देना है। जो आप रचनात्मक लेख लिखेंगे
ऊपर हेडिंग डालेंगे प्रश्न संख्या 5 और प्रश्न संख्या 5 रचनात्मक लेख और नीचे आप जो भी आपका शीर्षक है, जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ, तो जैसे ही मैंने नदी के शीतल जल को छुआ ये टाइटल डाला और आपने लिखना शुरू कर दिया। अब इसमें आप हेडिंग नहीं डालेंगे, चाहे तो पैराग्राफ बनाइए, चाहे तो पैराग्राफ नहीं भी बनाइए, लेकिन जो कंटेंट आपको लिखना है वो ध्यान रखिएगा 3 हेडिंग्स के अंदर वो कंटेंट आना चाहिए। पहला है इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। आपको हेडिंग नहीं डालनी है, लेकिन आप ऐसे मान के चलिए कि हम पहले टॉपिक के बारे में जो भी शीर्षक है उसके बारे में हम शुरुआती लाइनें लिख रहे हैं। उसके बाद समाचार लेखन में आपको बताएगा ना इंट्रो, बॉडी और समापन, तो इसको भी ऐसे ही समझिए आप। पहले इंट्रो, फिर विस्तार से लिखिए बॉडी, अपने विषय को खूब समझाइए और उसके बाद वो कैसा लगा, अगर समस्या परक है तो समाधान कैसे होगा, तो अगली जो है 4-5 लाइनें आपकी वो समापन वाली होनी चाहिए। तो आपके पास कंटेंट व्यवस्थित रहेगा, कंटेंट की कमी महसूस नहीं होगी और अच्छे से अंक आप पा लेंगे। फिर छठा प्रश्न है, यह भी अव्यक्त और माध्यम से ही है। 3 अंकों के 2 प्रश्न हैं, तो इसको जो है 3 अंक वाला आपको बताया मैंने 4 से 5 लाइन में होना चाहिए। इसके उत्तर आपने जैसे तैयार किए होंगे 3 में से 2 को लिखना है। इसके बाद खंड ग जो है वो अंतराल इन 2 पुस्तकों पर आधारित होगा। इसमें क्या करना है, इसमें जो है काव्यांश दिया है, ये आपका पढ़ा हुआ है पहले से, आप इसको पढ़ेंगे और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका उत्तर लिखेंगे। वही तरीका कथन और कारण वाला, यहाँ भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ भी जो पद्य है उसका अर्थ पूछा जा सकता है किसी खास लाइन का, और पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सी लाइनें उससे मैच करती हैं। उसके बाद शब्द का अर्थ पूछा जा सकता है, कथन कारण तो है ही है। फिर आपका काव्यखंड से 2 प्रश्न आएंगे, ये 3 दिए होंगे जिसमें से 2 लिखने होंगे। काव्यखंड के जो पाठ हैं उनसे प्रश्न उत्तर होंगे। इसके बाद एक व्याख्या होगी। इस व्याख्या के बारे में मैं क्लास में कई बार बता चुका हूँ। आप संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या। और कविता में क्या होता है, कविता में चौथी हेडिंग होती है काव्य सौंदर्य। संदर्भ में क्या लिखते हैं, संदर्भ में आप लिखते हैं कि यह पद्य कहाँ से लिया गया है और इसके कवि कौन है। प्रसंग में क्या लिखते हैं, पद्य में जिससे संबंधित चर्चा है उसके बारे में 1 से 1.5 लाइन लिखते हैं। जैसे इसी कविता को लिया जाए तो इसमें आप प्रसंग लिखेंगे कि बनारस कविता में बनारस के घाटों के सौंदर्य के बारे में चर्चा करते हुए कवि कहते हैं, या बनारस कविता के अंतर्गत बनारस के घाटों के बारे में बात करते हुए कवि कहते हैं। बस इतना प्रसंग काफ़ी है। इसके बाद व्याख्या, और व्याख्या क्या है, जो भी आप कविता पढ़ेंगे उसका अर्थ, उसको समझाने का प्रयास करिए। और व्याख्या के बाद जो काव्य सौंदर्य होता है उसमें 2-3 पॉइंट आप ऐसे रख लीजिए जो बड़े कॉमन हैं। जैसे पहला पॉइंट रख लीजिए कि बनारस के घाटों के बारे में बहुत सुंदर तरीके से चर्चा की गई है। दूसरा पॉइंट बना लीजिए, कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तीसरा पॉइंट बना लीजिए, क्या इसमें अगर संस्कृत के कुछ शब्द मिल जाते हैं तो तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है, तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और अलंकार तो अनुप्रास होता ही हर जगह, तो आप इसमें से कुछ ऐसे शब्द खोज लीजिए जिसमें अनुप्रास हो तो लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। रस आपको आता हो तो ठीक है, नहीं आता तो कोई बात नहीं। देखिए काव्य सौंदर्य में 2 पॉइंट लिखेंगे तब भी आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि 0.5 से कम कोई अंक होता नहीं है, आधे से कम अंक नहीं दिया जाएगा। और काव्य सौंदर्य 1 अंक का होता है, तो आप 2 पॉइंट भी सही लिख देंगे तो आपका 1 अंक यहाँ से बन जाएगा।
पद्य की व्याख्या में जो अंक मिलते हैं वो एक संदर्भ का है, एक प्रसंग का है, 3 व्याख्या के हैं और एक काव्य सौंदर्य का है। तो अगर आपने संदर्भ और प्रसंग नहीं लिखा तो उसको व्याख्या नहीं माना जाएगा, फिर आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। काव्य सौंदर्य नहीं मिला लिखा, काव्य सौंदर्य नहीं लिखा तो 1 अंक कट जाएगा। व्याख्या गलत है तो भी अगर आपका संदर्भ प्रसंग सही है तो आपको यहाँ से 2 अंक मिल जाएंगे। तो इसके जो अंक होते हैं वो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से हैं और उसी हिसाब से अंक आपको मिलते हैं। तो आप क्या करिए, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, उसके बाद काव्य सौंदर्य, ये चारों हेडिंग डालिए। इसके बाद एक पठित गद्य होगा जिसको आपको पढ़ के और उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं, उसी तरीके से हैं जैसे अपठित में थे। इसके बाद 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 अंक के, जो गद्य पाठों के आधार पर आएंगे, जो अंतरा के गद्य पाठ हैं पढ़े हुए आपके होंगे। फिर एक गद्य की व्याख्या भी आएगी। तो गद्य की व्याख्या में भी आपको क्या करना है, संदर्भ, प्रसंग वैसे ही लिखना है जैसे पद्य में लिखा था, फिर व्याख्या हेडिंग डालनी है और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद विशेष हेडिंग डालनी है। यहाँ क्या करना है, यहाँ काव्य सौंदर्य नहीं पड़ेगा, यहाँ हेडिंग पड़ेगी विशेष। और विशेष में क्या क्या लिखिए, नंबर 1 खड़ी बोली गद्य का प्रयोग किया गया है। नंबर 2 यहाँ पर बाल मनोविज्ञान का सुंदर चित्रण मिलता है क्योंकि ये बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में बात है। 2 हो गए। तीसरा हो गया कि यहाँ पर जो है संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है, क्योंकि देखिए यावत जन्म, यावत जन्म कैसा शब्द है, संस्कृत का शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्द है ना। तो कृत्रिम, विलक्षण, ये सब क्या है, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। तो आप लिख दीजिए 1 पॉइंट, यहाँ पर संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से आपकी व्याख्या हो जाएगी गद्य की। और व्याख्या चाहे गद्य की हो चाहे पद्य की हो, इसको छोड़ना नहीं है क्योंकि 12 अंक यहाँ से जुटेंगे आपके। कई बार मैं देखता हूँ कि 11वीं के बच्चे व्याख्या छोड़ देते हैं और फिर दिक्कत हो जाती है। इसके बाद आपका 10 अंक का अंतराल से आएगा। 5-5 अंक के 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ के आधार पर यह प्रश्न आया है, सूरदास की झोपड़ी के आधार पर एक प्रश्न आया है और बिस्कोहर की माटी के आधार पर एक प्रश्न आया है। 3 में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो कि 5-5 अंक के हैं। इस तरीके से आपका यह प्रश्न पत्र 80 अंक का है। और यदि आप इस रास्ते से चलेंगे जो मैंने बताया है तो आप अपनी परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपको प्रश्न पत्र के प्रारूप को लेकर, उसके हल करने को लेकर अभी भी कोई जिज्ञासा है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको बहुत जल्दी ही उसकी आपको उसी के, यदि आपको प्रश्न पत्र के प्रारूप, प्रश्न के स्वरूप अथवा प्रश्न पत्र को लेकर किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप व्हाट्सएप करें, आपको वहां पर उसका समाधान मिल जाएगा। आगे के पाठों को आप तुरंत देख पाएँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि अगले 15 मार्च से पहले जितने भी वीडियो बने वो आप तक तुरंत पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।